कानून के दागी रखवाले। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार की सरकार में जिन कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री का ओहदा मिला है वो खुद कानून के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। उन्होंने कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अपहरण के केस में जिस दिन कार्तिकेय को कोर्ट में पेश होना था उसी रोज वो कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे। तो फिर सवाल यह है कि ऐसे अंधेर गर्दी आखिर बिहार में कब तक चलेगी। सवाल यह भी है कि कानून के दागी रखवाले रहेंगे तो कानून पर भरोसा किसे रहेगा। और नीतीश कुमार बताए कि आखिर कब गिरफ्तार होंगे बिहार के कानून मंत्री। इन सारे सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको जल्दी से दे देते हैं। जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने नीतीश सरकार की खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह पर बहुत बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाया है। बीमा भारती ने कहा है कि लेसी सिंह हत्याएं कराती हैं। उन्होंने कहा है कि लेसी सिंह अफसरों को धमकाती हैं। लेसी सिंह हत्याएं कराती हैं कह रही हैं बीमा भारती। गंभीर आरोप लगाते हुए बीमा भारती यहां पर, जो कि जेडीयू की ही विधायक है, उन्होंने कहा है कि मैं धरना दूंगी और नहीं मानेंगे तो एमएलए के पद से दे दूंगी इस्तीफा। लेसी सिंह अफसरों को धमकाती हैं। बीमा भारती की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है आरोप लगाते हुए बीमा भारती की ओर से लेसी सिंह पर, सुनिए। इस तरह का जो बार बार तरजीह दिया जा रहा है, मनोबल बढ़ाया जा रहा है और पूर्णिया में अपराधी का जो है मनोबल बढ़ रहा है, ये जो है कि बना करके तो और अपराधी को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। लेसी सिंह के खिलाफ क्या कुछ मामले हैं जो आप कुछ नाराज हैं? जिस तरह का जो लेसी सिंह जो है वहाँ से धमदाहा से विधायक है, बार बार उनको मंत्री बनाता है और इसका दुरुपयोग वह करते हैं। कैसे? अफसर में जो है कि रंगदारी वसूलना, अफसर में धमकाना चमकाना, अफसर सब भी डर जाते हैं। हम लोग को कई बार फोन करते हैं कि मैडम मुख्यमंत्री जी के करीबी है, इसलिए हम लोग को डर लगता है कि क्या महिला है, क्या बोल देगी, क्या कर देगी मुख्यमंत्री जी से कह करके, इसलिए लोग सब दहशत में रहते हैं। जो अपराधी किस्म का है उसको मनोबल बढ़ाते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है। इसके खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है। मर्डर करवाती है लेसी सिंह, मर्डर करवाती है, खुलाम करवाती है सबसे, और सभी अफसर जो है दहशत में जीते हैं। इसके खिलाफ में कोई बोलना नहीं चाहता है। वैसा सब आदमी को क्यों जगह दिया गया मंत्रालय में? लेसी सिंह को बार बार मंत्री बनाया जाता है, क्यों बनाया जा रहा है? क्या उसमें गुण है? और जदयू में महिला है और जेडीयू में महिला हैं, उनमें क्या गुण है आपको बताते चले। लेसी सिंह जो कि 22 सालों से नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई हैं और उस लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीमा भारती को आप सुन रहे थे, हत्याएं कराती हैं और अगर नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो फिर वो एमएलए के पद से इस्तीफा दे देंगी। यानी कि नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में अपने ही नेताओं को लेकर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके भीतर इसे अंधेर गर्दी ना कहें तो और क्या कहा जाए। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट दागदार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चावल घोटाला करने वाले नेता कृषि मंत्री हैं। कारतूस के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े गए नेता शिक्षा मंत्री हैं। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो यह है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाला नेता कानून मंत्री है। सवाल फिर वही है कि बिहार के कानून मंत्री की आखिर गिरफ्तारी कब होगी और नीतीश कुमार कब लेंगे उनका इस्तीफा। कहते हैं अंधेर गर्दी, इसी को न कहते हैं जी। हाँ इसी को, कि जिस आदमी को अदालत जमानत देने से इनकार कर दे, जिस आदमी को अदालत पेश होने का आदेश सुनाए, जिस आदमी को अदालत अपहरण का आरोपी पाए, उसी आदमी को उसी राज्य का कानून मंत्री बना दिया जाए। हाँ, अपहरण के आरोपी कार्तिकेय सिंह नीतीश सरकार में कानून मंत्री हैं। तो किसे कहते हैं अंधेर गर्दी? इसी को न कहते हैं जी। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है साहब। पूरे बिहार का रेपुटेशन खराब हो गया कि एक दुर्दांत अपराधी का राइट हैंड मैन, जिस पर खुद कई क्रिमिनल केसेस हों अपहरण इत्यादि के, उसको कानून मंत्री बना दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। नीतीश जी भली भांति जानते हैं, उसी क्षेत्र के जानते हैं भली भांति कि अनंत सिंह क्या है, कितना बड़ा खूंखार अपराधी है। और उसका राइट हैंड मैन कार्तिकेय सिंह है, ये भी भली भांति जानते हैं। उसको बना दिया आपने। सत्ता के लिए क्या क्या करिएगा। नीतीश जी के पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर अब वो कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल बड़ा है।
क्योंकि कौन नहीं जानता कि कार्तिकेय सिंह पर 2014 में राजीव रंजन नाम के शख्स के अपहरण का आरोप है। कौन नहीं जानता कि अदालत ने 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, मगर वो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय राजभवन पहुंच गए थे कानून मंत्री की शपथ लेने। कौन नहीं जानता कि फरवरी 2017 में पटना हाई कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जेल जाइए फिर जमानत मांगिए। हाई कोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है। अब बताइए, अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? इसी को न कहते हैं जी। तो बीजेपी का आरोप ये है कि जैसे ही गठबंधन का मामला तय हुआ, वैसे ही ये भी तय हुआ कि कार्तिकेय को कानून मंत्रालय मिलेगा। और जब तय हो गया तो 12 तारीख को दानापुर कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का एक आदेश आया कार्तिकेय के पक्ष में। इस आदेश पर बीजेपी को ऐतराज है। उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था, तो मंत्री कैसे बनते? तो 16 अगस्त को सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाई कोर्ट से बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए। तो समझिए इसे कि कानून से खेलना किसे कहते हैं। किसे कहते हैं कानून की धज्जियां उड़ाना, किसे कहते हैं नियम कानून का फर्रा बनाकर पाताल में फेंक देना। इसे ही न कहते हैं जी। पीड़ादायक है, शर्मनाक है। एक बिहारी होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है। कानून मंत्री पद का उसकी एक गरिमा होती है ना। और ये बात नहीं, देखिए उनका एमएलसी के चुनाव का एफिडेविट है, इसमें सारे आरोप 365, 364, बेटा थाना 859 का जिक्र है। सजा कितनी होती है 364 में? किडनैपिंग फॉर मर्डर मतलब आजीवन कारावास या मिनिमम 10 इयर्स। दूसरे 365 में 7 साल। एक्सटॉर्शन का भी आरोप है। ये उनका एफिडेविट मैं कह रहा हूं। इस केस में वो गए हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लेने। ये देखिए 16/2/17 का आदेश है। पटना हाई कोर्ट ने उनके एंटीसिपेटरी बेल को आज से 5.5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया। तो किसे कहते हैं अंधेर गर्दी? इसी को न कहते हैं जी कि जिस हलफनामे को दिखाकर बीजेपी कार्तिकेय सिंह पर सवाल उठा रही है, उसी हलफनामे का नाम लेकर कानून मंत्री कार्तिकेय कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब में दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। सबको पता है, मतलब कार्तिकेय कहते हैं कि उनके बारे में सबको पता है। सबको मतलब सबको, मगर नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सुनिए इसके बारे में जानकारी जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। तो फिर सवाल वही है कि अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं न जी। अरे साहब उसको ड्रॉप कर देना है, उसको जेल में रहना चाहिए ना। आप कानून मंत्री बनाए हुए, उसको तुरंत उठा करके जेल भेजिए ना। ड्रॉप कीजिए और उठा के जेल भेजिए। कमाल करते हैं आरके सिंह जी। जिस आदमी के बारे में नीतीश कुमार को कुछ अता पता ही नहीं है और बगैर जिसके बारे में जाने उन्होंने उसे कानून मंत्री बना दिया है, उसे वो निकाल कर फेंक देंगे। आप भी कमाल करते हैं। ऐसे अगर निकाल कर वो मंत्रियों को फेंकते रहे तो खुद न फेंका जाएंगे। कहे कि उनकी मौजूदा सरकार में दागियों की भरमार है। नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया है। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े गए थे। नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया है। वो चावल घोटाले के आरोपी हैं। नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया है। उन पर अपहरण का केस है। और सुनिए, बिहार के 33 में से 33.33% मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 1/3 मंत्री दागी हैं। 13 कैबिनेट मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं।
कि आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं, वो चाहे रामानंद यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, चाहे ललित यादव हो, और भी लोग, अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया। तो नीतीश जी अब बताइए, अंधेर गर्दी किसे कहते हैं? इसे ही न कहते हैं जी कि सियासी मजबूरी में आपने बिहार के माथे पर एक कलंक को कानून मंत्री बनाकर चस्पा कर दिया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बिहार में नीतीश के साथ सरकार बनने के बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पहली बार पटना पहुंचे हैं। ये पटना एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आई हैं हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार में सरकार बनने के बाद पटना पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव का एम्स में दरअसल इलाज चल रहा है। अब जब उनके दोनों बेटे बिहार सरकार के मंत्री हैं, खुद तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो लालू यादव अब पटना पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर आरजेडी के तमाम विधायकों और साथ ही उन मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे जो उनकी पार्टी के झंडे को अब लेकर और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसे वक्त में लालू यादव पटना एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं जब उनकी सरकार को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। एक तरफ आरजेडी के ही नेता जो कानून मंत्री बन गए, उनकी बर्खास्तगी की मांग जोर शोर से विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है बिहार में। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, अब जेडीयू की ही एक महिला नेता ने जेडीयू की ही एक महिला विधायक से मंत्री बनने वाली लेसी सिंह के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए ये कह दिया है कि वो हत्याएं करवाती हैं और उनको बर्खास्त करें नीतीश कुमार। लेकिन इन सब के इतर नीतीश कुमार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो कार्तिकेय के नाम पर वो बेबसी भरा बयान देते हैं? नीतीश की आखिर क्या मजबूरी है कि दागियों को वो अपने सर माथे पर बिठाए हुए हैं? नीतीश कुमार को यह जवाब देना ही होगा। मगर आगे बढ़ते हुए बात अब कर लेंगे बीजेपी संसदीय बोर्ड की, जहां से आज बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने संसदीय दल के नेताओं का नाम घोषित कर दिया। हैरानी इस बात की है कि इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम गायब है, नहीं है। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष। ये लिस्ट है बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था संसदीय बोर्ड की, जो फैसला करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, गठबंधन किससे और कैसे होगा, विधानसभा विधान परिषद में लीडर कौन होगा। यानी पार्टी के सबसे ताकतवर 11 चेहरे। और अब इस लिस्ट से 2 बड़े चेहरे आउट हो चुके हैं। पहले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और दूसरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब सवाल खड़ा होता है कि हिंदुस्तान के नक्शे को खूबसूरत एक्सप्रेस की मालाओं से सजाने वाले नितिन गडकरी को क्यों हटाया गया? कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान नाराज है, क्योंकि नितिन गडकरी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, बड़े नेता भी हैं। नंबर 4 पे उनकी प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, फिर उसके बाद नितिन गडकरी की सरकार में गिनती होती थी। लेकिन पूर्व अध्यक्ष के नाते भी वो कमेटी के सदस्य होते हैं। लेकिन इस बार उनको हटाए जाना कहीं ना कहीं पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को लेके आया महाराष्ट्र से। पिछले कुछ वक्त से नितिन गडकरी की लाइन पार्टी लाइन से थोड़ी जुदा नजर आ रही थी। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो विश्वास के साथ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले नितिन गडकरी राजनीति छोड़ने की इच्छा भी जता चुके थे, जिन्होंने बीजेपी के अंदर खाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नितिन गडकरी को बाहर क्यों किया गया? वो नितिन गडकरी जो संघ के बेहद करीब माने जाते हैं, वो नितिन गडकरी जिनके एक्सप्रेसवे से लेकर ईवी व्हीकल पर किए गए शानदार कामों पर विपक्ष भी खामोश रह जाता है। एक तो बहुत वोकल है वो, पार्टी के भीतर और बाहर अपने हिसाब से बोलते हैं, अपनी बात
बेबाकी से रखते रहे, पार्टी प्लेटफॉर्म हो या बाहर भी जो उनको बोलना होता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी अलकमान को लगता रहा होगा। हालांकि परफॉर्मेंस जितनी भी सर्वेज आए उसमें नितिन गडकरी नंबर 1 पे माने जाते रहे, लेकिन वोकलनेस की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि किस वजह से उनको हटाया गया या शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से लाकर के कंपनसेट करने की कोशिश की गई। शिवराज सिंह चौहान का बाहर होना भी चौंकाने वाला है, लेकिन उसके पीछे की कोई दलील हो सकती है। मसलन मध्य प्रदेश में चुनाव है जिस पर शिवराज सिंह को पूरा ध्यान देना है। वहीं इस लिस्ट में एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। संसदीय बोर्ड के अलावा चुनाव समिति के नाम भी जारी किया जा चुके हैं, जहां ये लिस्ट बीजेपी का 2024 के एजेंडे का रोड मैप नजर आ रही है। बोर्ड में नॉर्थ ईस्ट से पहली बार किसी को शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने की जिम्मेदारी सर्बानंद सोनोवाल को मिली है। सुषमा स्वराज के निधन के बाद बोर्ड में सुधा यादव के जरिए महिला की एंट्री हुई है। हरियाणा से आने वाली सुधा यादव एक शहीद की पत्नी है। ऐसे में शहीदों के परिवार को संदेश देने की भी कोशिश होगी। वहीं सुधा ओबीसी समाज से आती हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहां से दलित चेहरा सत्यनारायण जाटिया को बोर्ड में शामिल किया गया है। अल्पसंख्यक समाज से पहली बार किसी सिख चेहरे के तौर पर पूर्व आईपीएस इकबाल सिंह को जगह मिली, जो कहीं न कहीं पंजाबी वोटर को खुश करने की कोशिश में है। वहीं किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय को करीब लाने का प्रयास होगा। वहीं दक्षिण भारत में पैठ बनाने के लिए वीएस येदुरप्पा और के लक्ष्मण को जगह मिली है। सबसे बड़ी बात कि दोनों लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जो कि बीजेपी की 2024 की रणनीति को साफ करता है। शहनवाज हुसैन को केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से शामिल किया गया है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला अंतिम माना जाता है। ऐसे में इस लिस्ट में शामिल होना अपनी पार्टी के अंदर पैठ और ताकत को दर्शाता है, और इसमें बीजेपी के 2 बड़े और सीनियर नेता पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम हटाना बीजेपी की अपनी रणनीति का हिस्सा है, मगर रोहिंग्या के मामले में दिल्ली की सियासत उबल पड़ी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के बक्करवाला में फ्लैट देकर शिफ्ट किया जाएगा। हरदीप पुरी का ट्वीट आया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया। तब जाकर बीजेपी की ओर से पूरे मामले को साफ अब देश के सामने रखना पड़ गया। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से जो बीजेपी रोहिंग्याओं को बाहर करने की बात करती है, जो बीजेपी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सीएए कानून लाने का दम भरती है, हर विरोध को नजरअंदाज करती है, आज रोहिंग्या को लेकर मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर घमासान छिड़ गया, जिसमें हरदीप सिंह पुरी रोहिंग्या को बसाने की बात कर रहे थे। भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में स्थित फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर परिचय पत्र और दिल्ली पुलिस की 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस ट्वीट के बाद सियासी घमासान मच गया। आनन फानन में गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी, जहां उन्होंने इस तरह की किसी भी योजना से इनकार कर दिया। रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर मीडिया रिपोर्टों के संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। कुछ घंटे के अंदर किए गए इन दोनों ट्वीट ने सियासी गलियों में हड़कंप मचा दिया। विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम संगठन सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए। शरणार्थी हिंदू दुर्दशा में रहीं और रोहिंग्या घुसपैठियों को मकान मिले, ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध भी करते हैं और हम सरकार से ये आग्रह भी करते हैं कि वो इन शरणार्थियों को मकान देने की बजाय भारत की सीमाओं से बाहर भेजने की व्यवस्था करें।
जो दावे बड़े करते थे रोहिंग्यास को ला के फ्लैट भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, ये तो सीधा सीधा रेफ्यूजियों को भी उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है। जो कल तक दावे करते थे इनको डिपोर्ट यहाँ पे करेंगे, आज वही सरकार, वही मंत्री, क्या वो जम्मू के लोगों को बताएंगे, इंसाफ दे पाएंगे? किस ढंग से आज भी लोग सड़कों पे यहाँ पे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने पूरी सियासत को दिल्ली सरकार की ओर मोड़ दिया। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय के ट्वीट के बाद दिल्ली सरकार मैदान में उतर आई और जंग केंद्र बनाम केजरीवाल सरकार हो गई। केंद्र सरकार के लिए इससे ज्यादा डूब मरने के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि ये कश्मीरी पंडितों को तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, भारत के गरीबों को ये मुफ्त की सुविधा नहीं दे पा रहे, इनको वो मुफ्त की रेवड़ी लग रही है। रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको एमएचए की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के मकान में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। जल्दबाजी में, आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो देश के नागरिकों के लिए साधन है, जो दिल्ली वासियों के लिए साधन है, उसको घुसपैठियों को देना चाहते हैं। बहरहाल इतना तो साफ हो गया कि रोहिंग्या को बसाने की जिम्मेदारी कोई सरकार नहीं ले रही। अब भगाने की क्या तैयारी है, जंग इसकी है। आज तक ब्यूरो।